हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट की लाइव क्लास में। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का 5वें नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको फलन क्या होता है, फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा बच्चों कौन कौन से प्रकार के फलन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तथा इसके अलावा मैं बच्चों आपको वास्तविक मान फलन के बारे में बताऊंगा, अर्थात हम किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप करेंगे सो दैट मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जल्दी से जल्दी सही बच्चे थम्स अप करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अभय, अंशिका, आंचल, रवीश, सत्यम, मनोज कुमार। बेटा, आज की ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, उस काम को अब आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जो आज आपकी क्लास होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। काफ़ी बच्चों को फलनों के प्रांत और परिसर निकालना अभी भी नहीं आता है, उनको मैं सबसे पहले फलन का प्रांत और परिसर निकालना सिखवाऊंगा। उसके पश्चात बच्चों हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके रौनक बेटा, वकील, नीरज, नागार्म, अनूप, ज्योति, मानसी, दीपक, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस अध्याय में अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, उससे भी पहले कुछ बच्चे आई थिंक नए लग रहे हैं मुझे आज की क्लास में। अब बात करते हैं बच्चों इस अध्याय के टॉपिक्स के बारे में। तो देखो, इस अध्याय में सबसे पहले हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होता है, कैसे निरूपित किया जाता है, उपसमुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों पर संक्रियाएं कैसे लगाते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर की थी। इसके पश्चात बच्चों मैंने आपको संबंध के बारे में बताया, और पिछली क्लास तक हमने संबंध के बारे में ही जाना था कि संबंध क्या होता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या होते हैं, संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास तक कर ली थी। ठीक है, अब बच्चों आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं फलन को, और फलन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फलन होता क्या है। उसके पश्चात मैं आपको फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद हम फलनों के प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद हम फलनों का संयोजन देखेंगे, और फिर बच्चों हम किसी फलन का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। ओके, ठीक है बेटा। शुभम बेटा, हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक पर एक शॉर्ट रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, बट आज की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि आज की क्लास में हमें फलन पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में जब ये अध्याय समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम कर लेंगे शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है द्विआधारी संक्रियाएं, ये भी बच्चों आप लोग इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ोगे। ठीक है, अब आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फलन कि फलन क्या होता है। उसके पश्चात हम फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर निकालना सीखेंगे। फिर लास्ट में बच्चों मैं आपको फलनों के प्रकार बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चों आज की क्लास में हम काफ़ी सारी क्विज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आज की क्लास में, और आपसे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछूंगा। ठीक है, तो साथ की साथ बच्चों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा बच्चों आपको आज की क्लास में। ठीक है, लास्ट तक बच्चों बने रहना है आपको, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उस काम को पीछे छोड़ दो, मेरे साथ आज बने रहो बस। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपके सामने आ गई आज की पहली क्विज। तो तैयार हो जाइए सभी बच्चे पहली क्विज के लिए। तैयार हो जाइए सही बच्चे पहले क्विज के लिए। ये रहा बच्चों आपके पास पहले क्विज का पहला प्रश्न।
यदि r बराबर 2,2, 3,3, 4,3, 2,4 है तो r का प्रांत क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। प्रांत बताइए संबंध r का। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संबंध R में उपस्थित क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम संबंध R का प्रांत कहते हैं और द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम संबंध R का परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रांत देखो क्या हो जाएगा, प्रांत हमारे पास हो जाएगा प्रथम घटकों का समुच्चय। तो देखो 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो 2, 3, 4 ये हो जाएगा R का प्रांत। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प बी बच्चों हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने विकल्प बी बताया है और उनका सही भी है। सत्यम का, मनोज कुमार का, रौनक का, शुभम गुप्ता का, रविश का, प्रतिमा का, काफी बच्चों का सही है आंसर। ओके बेटा, अब बच्चों हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों अब हम लोग आरंभ करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं फलन होता क्या है। ठीक है, फलन को बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं। तो बच्चों आपने पिछली क्लास तक संबंध पढ़ा था। क्या होता है संबंध? संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। भाई ए से बी में संबंध क्या होता है? ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब फलन क्या होता है? तो बच्चों फलन जो होता है ना वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। क्या होता है फलन? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से जुड़ा होता है, उसे हम फलन कहते हैं। समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इसको एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ए है और ये समुच्चय ए है पुत्रों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ए मेरे पास पुत्रों का समुच्चय है। मान लो मेरे पास 4 पुत्र हैं। पुत्र को अंग्रेजी में बॉय बोला जाता है ना, तो मान लो मेरे पास एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है और एक बच्चों मेरे पास B4 है। 4 मेरे पास लड़के हैं। ठीक है, और बी समुच्चय बच्चों माताओं का समुच्चय। बी समुच्चय क्या मेरे पास? माताओं का समुच्चय। अब माताओं को अंग्रेजी में मदर बोला जाता है, तो ये मेरे पास मान लो M1, M2 और M3 है, 3 माताएं हैं। ठीक है, अब यहां पर बच्चों यदि हम देखें तो देखो कुछ इस प्रकार से है, ए ये है, बी है, तीर आरेख से व्यक्त करता हूं उनको। ठीक है, यहां पर है हमारे पास B1, B2, B3, B4। यहां पर हमारे पास है M1, M2, M3। अब बच्चों संसार भर में जितने भी पुत्र हैं उनकी माताएं तो जरूर होगी। भाई संसार भर में जितने भी पुत्र हैं उनकी माताएं जरूर होंगी। इसका मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय बी के अवयव के साथ रिश्ता जरूर होगा। समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव के साथ रिश्ता जरूर होगा। ठीक है, अब देखो हो सकता है B1 की माता M1 हो, B2 की माता M3 हो, ठीक है, B3 की माता M2 हो और B4 की माता भी M2 हो। ऐसा हो सकता है। देखो दो पुत्रों की एक माताएं हो सकती हैं। ठीक है, परंतु बच्चों एक पुत्र की 2 माताएं नहीं हो सकती। एक पुत्र की 2 माताएं नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या है बच्चों? एक फलन है। ठीक है, ये एक फलन है।
तो इस प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं। यहां पर देखो समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक के साथ संबंध है, दो के साथ संबंध नहीं है। B1 का M1 के साथ संबंध है ओनली, B2 का M3 के साथ संबंध है, B3 का ओनली M2 के साथ संबंध है, B4 का M2 के साथ संबंध है केवल, तो केवल एक के साथ संबंध है। तो इस प्रकार के संबंध को ही बच्चों फलन कहा जाता है। ठीक है, तो फलन की यदि आप परिभाषा देखना चाहोगे तो फलन की परिभाषा होती है समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, देखो एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आया, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? प्रतिबिंब का मतलब है कनेक्शन, जिससे रिश्ता है। जैसे B1 का कनेक्शन M1 से है ना, तो इसका मतलब है B1 का प्रतिबिंब है M1 और M1 का यदि मैं आपसे पूर्व प्रतिबिंब पूछूं तो पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा B1। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं B1 का प्रतिबिंब M1 है और M1 का पूर्व प्रतिबिंब, मतलब M1 कहां से आया है? B1 से, तो M1 का पूर्व प्रतिबिंब है B1। ओके बच्चों, तो फलन क्या होता है? फलन समुच्चय A से समुच्चय B में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के साथ कनेक्शन भी होता है और केवल एक अवयव के साथ कनेक्शन होता है, उसे हम फलन कहते हैं। तो समझ में आया सही बच्चों को फलन क्या होता है? नहीं आया, घबराने की बात नहीं है, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि बच्चों ये मेरे पास समुच्चय ए से समुच्चय, मान लो समुच्चय ये मेरे पास में m है, ठीक है, और ये मेरे पास समुच्चय n है, तो ये m से n में मेरे पास एक संबंध r है। ठीक है बच्चों, अब क्या ये एक फलन है? इसकी बच्चों हम लोग जांच करते हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध फलन तभी होता है जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से जुड़ा हो। तो यहां पर देखो ए, पहले देखो चारों का कनेक्शन है, मतलब पहली शर्त तो यहां पर पूरी हो गई। अब ए किससे जुड़ा हुआ है? पी से, बी किससे जुड़ा हुआ है? क्यू से, सी किससे जुड़ा हुआ है? क्यू से, डी किससे जुड़ा हुआ है? आर से। मतलब प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये एक फलन है, तो ये फलन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आया बच्चों आपको समझ में कि क्यों ये एक फलन है? बताइए बच्चों मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया कि क्यों ये फलन है? बताइए बच्चों, बताइए। हाँ, m का, भाई समुच्चय m के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, परंतु एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ठीक है, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है परंतु एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ओके बच्चों, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो एक और उदाहरण देखते हैं, ये वाला। अब यहां पर देखो समुच्चय ए बी सी डी चारों जुड़े हुए हैं, बट देखो ए का पी के साथ है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी को देखो, बी बच्चों क्यू से भी जुड़ा हुआ है और बी आर से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर बी के दो प्रतिबिंब हैं और बी के दो प्रतिबिंब हैं, इसलिए बच्चों ये एक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये फलन नहीं है। इसी प्रकार का प्रश्न बच्चों आपके पेपर में आएगा। एक अंक में ऐसा ही प्रश्न आता है, आपसे पूछेगा कि दिया गया संबंध फलन है या नहीं है, तो आपको इसी तरीके से चेक करके बताना है कि फलन है या नहीं है। ठीक है, तो ये फलन नहीं है। हाँ बच्चों, ये फलन नहीं है। तो मजा आ रहा है ना सही बच्चों को? मजा आ रहा है ना? आ गया? क्लियर है? बहुत अच्छे।
अब बच्चों ये तीसरा है, आप मुझे ये बताइए कि ये फलन है या नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताता है। बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। कालू ने सबसे पहले बताया नहीं है, मनोज ने भी बताया, उसके बाद काफी बच्चों ने बताया है उसके बाद कि नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बी का कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। भाई बी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है और हम बी को छोड़ नहीं सकते फलन के अंतर्गत, तो ये बच्चों फलन नहीं है। ठीक है, ये हमारा फलन नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये एक फलन है। बताइए बच्चों कि क्या ये एक फलन है, बताइए मुझे जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं हाँ है सर, है। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है, हाँ ये फलन है। क्यों? देखो पहली शर्त क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना जरूरी है, तो है। उसके अलावा केवल एक कनेक्शन होना जरूरी है, तो ए का केवल पी है, बी का केवल क्यू है, सी का केवल आर है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो फलन है। अब चाहे हमारे पास बी समुच्चय में कोई अवयव छोटी क्यों ना रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब केवल समुच्चय ए से होता है फलन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये एक फलन है। ओके, ऑल क्लियर प्रत्येक बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब बच्चों मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है, r बराबर x, y बराबर 2x, जहां पर x, y बिलोंग्स कर रहे n में। अब आपको ये बताना है कि क्या यह संबंध एक फलन है, ये बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक टेबल। ओके, यहां पर एक तरफ लिखेंगे हम x का मान, एक तरफ लिखेंगे हम y का मान। तो देखो x और y क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है। जब आप x बराबर 1 डालोगे y की जगह 2 मिलेगा, 2 डालोगे आपको 4 मिलेगा, 3 डालोगे आपको 6 मिलेगा, 4 डालोगे आपको 8 मिलेगा, 5 डालोगे आपको 10 मिलेगा, 6 डालोगे आपको 12 मिलेगा, 7 डालोगे आपको 14 मिलेगा, और इसी प्रकार से ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे बच्चों आप लोग ये बताइए कि क्या ऐसा कोई मान है x का जो कि यहां पर नहीं रखा जा सकता हो? ऐसा कोई भी मान नहीं है, हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, मतलब यहां पर पूरा की पूरा प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त, क्या किसी अवयव का एक से ज्यादा अवयव के साथ कनेक्शन है? तो ऐसा भी यहां पर नहीं है। भाई 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, 5 का 10 के साथ है, 6 का 12 के साथ, 7 का 14 के साथ। ऐसा तो नहीं है कि 5 का 12 के साथ भी हो, नहीं है ना ऐसा। तो इसका मतलब केवल और केवल एक प्रतिबिंब भी है। तो इसका मतलब बच्चों ये R एक फलन है। R क्या है? एक फलन है। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए तथा बताइए कि क्या यह एक फलन है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर R में मुझे दे रखा है 2,1, 3,1, 4,2। सबसे बेटर है आप इस तरीके से तीर R1 द्वारा इसको समझो। ठीक है, तो A और B दो समुच्चय हो गए। यहाँ पर है 2, 3 और 4। प्रथम घटकों का समुच्चय ही A समुच्चय होता है और द्वितीय घटकों का समुच्चय B समुच्चय होता है। तो 1 और 2। अब देखो यहाँ पर 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है 1 के साथ, तो 2 का कनेक्शन हो गया 1 के साथ। ठीक है, 3 भी 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 भी 1 के साथ जुड़ गया, 4 2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि क्या ये एक फलन है? क्या बच्चों ये एक फलन है? मुझे बताइए आप लोग। देखो 2 का केवल 1 के साथ है,
3 का केवल 1 के साथ है, 4 का केवल 2 के साथ है। तो प्रत्येक अवयव का संबंध है और केवल 1 के साथ है, तो इसका मतलब ये फलन है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो। अब दूसरे वाले का देखो, यहां पर आ जाएगा 2 3 4, यहां पर है 2 3 4। अब देखो 2 का 2 के साथ है और 2 का 4 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है। अब यहां पर देखो प्रत्येक अवयव का कनेक्शन तो है, परंतु 2 का 2 के साथ कनेक्शन है और इसलिए बच्चों ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, केवल 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए था, तभी फलन होता। ओके, अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाला, यहां पर ये एक समुच्चय, ये दूसरा समुच्चय, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर मेरे पास क्या है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 7 के साथ है। तो प्रत्येक अवयव का है और केवल 1 के साथ है, तो इसका मतलब ये फलन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक फलन है। तो इस प्रकार से आप जांच करोगे कि क्या दिया गया संबंध फलन है या नहीं है। तो कर लेगा प्रत्येक बच्चा जांच, कर लेगा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम बात करते हैं किसी बिंदु पर फलन के मान की, कि कैसे हम किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको उस बिंदु को फलन के अंतर्गत रख देना है और उससे जो आपको मान प्राप्त होगा वही उस बिंदु पर फलन का मान होगा। जैसे कि यहां पर मेरे पास f ऑफ x बराबर दिया गया 2x माइनस 5। आपको बच्चों इस फलन का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणा। अब आपको क्या करना है, आपको जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर 0 को रख दो, क्योंकि यहां पर x का काम 0 कर रहा है। ठीक है, तो x की जगह 0 रखा, ये माइनस का 5, तो यहां पर f ऑफ 0 बराबर आ गया -5। ठीक है बच्चों, f ऑफ 0 बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। इसी प्रकार यदि आप f ऑफ 7 का मान देखोगे तो x की जगह पर 7 रख दो, तो x बराबर 7 पर यह हो जाएगा 2 गुणा 7 माइनस 5। अभी हो गया 7 दूनी 14, 14 में 5 गए तो 9 आ गया। तो f ऑफ 7 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी बच्चों ने आंसर सही बताया, सत्यम, रौनक, मनोज, काफी बच्चों ने सही आंसर बताया। बहुत अच्छे बच्चों। अब आप लोग मुझे f ऑफ -3 का मान बताओ कितना होगा। आपको क्या करना है, आपको x की जगह पर -3 रखना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा -3 -5। तो बताइए कितना आंसर होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने -11 बताया है और ये आंसर बिल्कुल सही है, -11 ही होगा। देखो -6 -5 -11। ठीक है, तो f ऑफ -3 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -11 आ जाएगा। ओके, ऑल क्लियर, क्लियर प्रत्येक बच्चे को। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, आप इसको घर पर ट्राई करिएगा। आपको t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ -10 और c का मान ज्ञात करना है जब t ऑफ c बराबर हो 212 के। और संबंध बच्चों आपको ये दे रखा है, t ऑफ c बराबर 9/5 c प्लस में 32। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों समय हो गया है आपकी आज की दूसरी क्विज का। ठीक है, तो तैयार हो जाएंगे सभी बच्चे आज की दूसरी क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है दूसरी क्विज का क्वेश्चन। तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, ये रही आपकी आज की दूसरी क्विज। आपको एक समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है,
तो आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय ए से बी में एक फलन है। हाँ मनोज बेटा, वो क्वेश्चन क्लास 11th का था। अभी हम लोग फलन का क्लास 11th का ही रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 12th में तो फलनों के प्रकार हैं। पहले क्लास 11th तो आए बच्चों को, तभी तो 12th पढ़ाएंगे। क्लास 11th आना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए बच्चों आपके टीचर ने आपको बार बार कहा होगा क्लास 11th में कि क्लास 11th को अच्छे से पढ़िए। तो बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन को। तो जैसा मैंने आपको बताया, तीर आरेख बनाओ, आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी समुच्चय ए के अंदर, बी के अंदर है 1 और 2। अब यहाँ पर देखो 1 का कनेक्शन 1 से है, सी का कनेक्शन 2 से है, बी का कनेक्शन ए से 1 से है, ए का कनेक्शन 2 से है। तो यहाँ पर देखो ए के 2 कनेक्शन है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ए बी सी 1 और 2। अब ए का 2 से है, बी का 1 से है, सी का 2 से है, प्रत्येक अवयव का है और केवल 1 के साथ, तो ये बच्चों आपका फलन है, ठीक है। सी को देखो, ए बी सी 1 और 2, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी फलन नहीं है, ठीक है। डी इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? बी ऑप्शन। क्लियर है? बी विकल्प बच्चों सही होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अनूप, आंचल, मानसी, अश्विनी, वेनस, रौनक, मनोज, काफी बच्चों का आंसर सही है। रवीश, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में, ठीक है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आरंभ करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मान लो बच्चों ये मेरे पास समुच्चय M से समुच्चय N में एक फलन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हमारे पास फलन है। फलन है बच्चों, ये बिल्कुल है। अब देखो यहां पर समुच्चय M में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को बोलते हैं बच्चों हम फलन का प्रांत। क्या बोलते हैं? उसे हम फलन का प्रांत बोलते हैं, ठीक है। और समुच्चय N में जितने भी अवयवों का कनेक्शन समुच्चय M के अवयवों के साथ है उनके समुच्चय को हम बोलते हैं फलन का परिसर, ठीक है। तो यहां पर प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा बच्चों आपका ए बी सी और डी, ठीक है। और बात करें परिसर की तो परिसर हो जाएगा बच्चों आपका पी क्यू और आर, ठीक है बच्चों, ये परिसर होगा। प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है समुच्चय M के सभी अवयवों का समुच्चय, उसे हम प्रांत कहते हैं। और परिसर होता है समुच्चय N के वे सभी अवयव जिनका समुच्चय M के अवयवों के साथ कनेक्शन है, उनके समुच्चय को हम फलन का परिसर कहते हैं, ठीक है। और जो ये समुच्चय N है इसे हम फलन का सहप्रांत कहते हैं। तो सहप्रांत हो जाएगा आपका समुच्चय N। ओके बच्चों, सहप्रांत क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय N हो जाएगा। तो यदि हम फलन के प्रांत की परिभाषा देखें तो फलन के प्रांत की परिभाषा होगी फलन y बराबर f ऑफ x के लिए x के वे सभी समम मान जिनके लिए फलन परिभाषित है फलन का प्रांत कहलाता है, ठीक है। तो x के वे सभी समम मान जिनके लिए फलन परिभाषित है फलन का प्रांत कहलाता है। और फलन के परिसर की परिभाषा होगी कि y बराबर f ऑफ x के लिए इसके प्रांत के सभी मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्चय फलन का परिसर कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये x के मान थे, तो इन सभी के लिए फलन परिभाषित है, तो इन सभी मानों का समुच्चय फलन का प्रांत है। और
इन मानों को फलन के अंदर रखने से जो प्राप्त मान है मुझे, उनके समुच्चय को हम फलन का परिसर कहते हैं। सहप्रांत सदैव समुच्चय बी होगा। हाँ बच्चों, सदैव बी होगा समुच्चय। ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है फलन का परिसर। और फलन का सहप्रांत क्या होता है? फलन का सहप्रांत होता है समुच्चय बी। यदि हमारा ए से बी में फलन परिभाषित है तो, यदि कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है तो ये जो बी होता है ये होता है फलन का सहप्रांत, ये होता है प्रांत, और बी के वो अवयव जो कि ए से जुड़े होते हैं उनके समुच्चय को हम परिसर कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पर आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि सहप्रांत जो होता है, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलें परिसर जो होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। ओके बच्चों, तो ये थे फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये फलन है, और यदि फलन है तो उनके परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला ये है, सबसे पहले तीर आरेख बनाऊंगा। ये मान लो समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। तो यहाँ पर है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक है, यहाँ पर एक ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 भी 1 से जुड़ा है, 5 भी 1 से जुड़ा है, 8 भी 1 से जुड़ा है, 11 भी 1 से जुड़ा है, 14 भी 1 से जुड़ा है, 17 भी 1 से जुड़ा है। तो प्रत्येक अवयव का कनेक्शन है, बिल्कुल है। उसके अलावा केवल एक कनेक्शन है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये फलन है। अब इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत होगा समुच्चय ए। ठीक है, यानी कि 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हो जाएगा इसका प्रांत। अब बात करें परिसर की, तो परिसर क्या होगा भाई? किससे जुड़ा हुआ है? केवल एक के साथ, तो ये हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है, केवल एक के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बच्चों इसका परिसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। ओके, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि दूसरा वाला फलन है या नहीं है। पहले मुझे ये बताइए, सेकंड वाला फलन है या नहीं है, और यदि फलन है तो उसका परिसर क्या होगा। तो यहां पर देखो, यहां तो दिए हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का है 1 के साथ, 4 का है 2 के साथ, 6 का है 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ है। तो बताओ क्या ये फलन है? बिल्कुल है, ये बच्चों फलन है। ठीक है, और इसका परिसर क्या होगा? इसका परिसर हो जाएगा 1 से लेकर के 7 तक। परिसर है इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और प्रांत क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये इसका प्रांत है। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि तीसरा वाला फलन है या नहीं है। तीसरा फलन है या नहीं है? हाँ बेटा, ये फ्री क्लास है। तो बच्चे कह रहे हैं सर फलन नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल ये फलन नहीं है, क्योंकि 1 का देखो 3 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो ये फलन नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आने लग गया कि फलन क्या होता है, उसका प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर क्या होते हैं। अब बच्चों, ये तो हमने तीर आरेख द्वारा प्रांत और परिसर निकाल दिए, बट मान लो मेरे को एक डायरेक्ट कोई फलन दे दे और उसका प्रांत और परिसर निकलवाए, तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखेंगे अब हम थोड़ी देर में। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक क्विज और कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था काफी सारे क्विज करने वाले हैं, तो देखो तीसरी क्विज अब आपकी आ रही है। ठीक है, तो क्या है बच्चों क्विज? फलन, ये आपको एक फलन दे रखा है, इसका परिसर आपको बताना है कि क्या परिसर होगा। ठीक है, तो बताइए इसका परिसर क्या होगा। फलन f के अंदर क्रमिक युग्म 4,2, 9,1, 6,1, 10,3। तो बताइए परिसर क्या होगा। देखो ये फलन तो है, बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं आंसर।
ठीक है बच्चों, आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखो यहां पर बनाएंगे हम तीर आरेख। यहां पर आया 4, यहां पर आया 9, यहां पर आया 6, यहां पर आया 10, यहां पर है 2, 1 और 3। अब 4 का 2 के साथ है, 9 का 1 के साथ है, 6 का 1 के साथ है, 10 का 3 के साथ है। प्रत्येक अवयव का है केवल और केवल 1 के साथ है, फलन तो है। अब देखो परिसर पूछा गया है, तो कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं समुच्चय के साथ? 2, 1 और 3। तो 1, 2, 3 ये इसका परिसर हो जाएगा। तो सी विकल्प बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे प्रांत पूछा जाता तो 4, 6, 9, 10 ये इसका प्रांत हो जाता। ओके बच्चों, क्लियर है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही आंसर बताया। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए तो डेफिनेटली बच्चों आप बोर्ड के पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपने इसी तरीके से मेरा सहयोग किया तो आप डेफिनेटली बोर्ड के पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे। ओके बच्चों, अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये तो हमने फलन के प्रांत और परिसर तीर आरेख द्वारा बता दिए, बट मान लो हमारे पास कुछ ऐसे फलन दे दिए जाएं कि हम उनका तीर आरेख नहीं बना पाए, तो कैसे उनका प्रांत और परिसर बनाएंगे? तो वो बच्चों अब हम सीखते हैं। और उन फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा वेवी वक्र विधि को। ठीक है, वेवी कर्व मेथड को। अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है? तो वेवी कर्व मेथड का उपयोग बच्चों हम असमीकाओं को हल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। कैसी असमीकाएं? बच्चों आपके पास में कुछ इस प्रकार की असमीकाएं दी गई होंगी। x माइनस a1 की घात m1 गुणा x माइनस a2 की घात m2 गुणा x माइनस a3 की घात m3 डॉट 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 x माइनस an की घात mn बटे x माइनस b1 की घात n1 गुणा x माइनस b2 की घात n2 डॉट 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 x माइनस bn की घात an। और यहाँ पर चाहे ग्रेटर देन लग रहा हो, चाहे लेस देन लग रहा हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा हो, चाहे लेस देन इक्वल टू लग रहा हो 0 के। ठीक है, तो यदि आपके पास इस प्रकार की असमीकाएं दी गई हैं तो इन असमीकाओं को हल करने के लिए हम वेवी वक्र विधि का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं? तो बच्चों वेवी कर्व मेथड के हमारे पास में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। उन चरणों को आपको याद करना है। उन चरणों की सहायता से आप निम्न प्रकार की असमीकाओं को हल करते हो। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि x माइनस 2 की घात 3 x प्लस 1 की घात 4 बटे x माइनस 4 की घात 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपको ये बताना है कि x के कौन से मान होंगे जो कि इस असमीका को संतुष्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देगा ये वेवी कर्व मेथड। अब क्या होते हैं बच्चों इसके स्टेप्स? तो इसके स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है जीरोज ज्ञात करेंगे। अब जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां पर बच्चों आपके पास में कुछ इस तरीके का भिन्न दे रखा होगा। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं अंश, और नीचे जो लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं हर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आप जीरोज ज्ञात करोगे अंश को शून्य के बराबर करके। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर इसको शून्य के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 की घात 3 गुणा x प्लस 1 की घात 4 बराबर 0। तो यहां से आपको x के कौन कौन से मान मिल गए? -1 और 2। तो ये आपके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा आपका पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप्स में आप पोल्स ज्ञात करोगे। अब पोल्स कैसे ज्ञात करोगे? हर को शून्य के बराबर करके। जैसे यहां पर हर क्या है? x माइनस 4 का वर्ग, तो इसको आपने शून्य के बराबर किया तो आपको x बराबर क्या मिल गया? 4। तो ये हो जाएगा आपका पोल्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में जीरोज ज्ञात करोगे, दूसरे स्टेप्स में आप पोल्स ज्ञात करोगे। ओके बच्चों, इसके पश्चात तीसरे स्टेप में आप बनाओगे एक संख्या रेखा और उस पर जीरोज एवं पोल्स को निरूपित करोगे। ठीक है, उसके बाद चौथे स्टेप में आप दाईं ओर से प्रत्येक अंतराल में एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह रखोगे
और उस बिंदु पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करोगे जिसकी घात सम है, अर्थात जिसकी समवार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले आपने बनाई एक संख्या रेखा। ठीक है, अब यहां पर रखेंगे जीरोज को। तो देखो संख्या रेखा पर इधर की तरफ ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, यहां कहीं जीरो आता है तो यहां -1 होगा, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी तीसरी स्टेप। अब चौथी स्टेप में आप एकांतर क्रम में कहां से बच्चों, या देखो कहां से, एकांतर क्रम में भी दाईं ओर से, मतलब RHS से। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है और उस बिंदु पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है जिसकी घात सम हो। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि किसकी घात सम है। तो यहां पर x बराबर -1 पर घात सम है और x बराबर 4 पर घात सम है, तो आप इनके नीचे बना दोगे एक स्टार इस तरीके से। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि आपको यहां पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर प्लस से स्टार्ट करोगे तो प्लस, यहां पर फिर प्लस, यहां पर चिन्ह बदलेगा माइनस, फिर यहां पर रह जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप चिन्ह लगा दोगे। ये हो जाएगा बच्चों आपका चौथे नंबर का स्टेप। इसके बाद पांचवें स्टेप में आप प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखोगे। ठीक है, जैसे प्रश्न में लेस देन दे रखा है तो उसके अनुसार, ग्रेटर देन दे रखा है तो उसके अनुसार आप उत्तर लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर में जीरोज को केवल बच्चों आपको तभी शामिल करना है जब प्रश्न में बराबर का चिन्ह भी दिया गया हो। जैसे यहां पर देखें हम, तो बराबर का चिन्ह दिया गया है तो हमें उत्तर में जीरोज को शामिल करना है। ठीक है, जीरोज को, पोल्स तो बच्चों कभी भी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जीरोज को तभी शामिल करोगे जब यहां पर बराबर का चिन्ह दे रखा हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब प्लस वाला चाहिए। तो प्लस वाला क्या है, एक तो ये है और एक ये है। अब 2 है, अब देखो 2 जीरोज है, ये लेना है तो ये इसको डार्क कर दो। -1 जीरोज है, इसको भी लेना है, इसको भी डार्क कर दो। 4 पोल्स है, इसको नहीं लेना तो इसको ऐसे गोला बना दो। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान x बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरे पास 2 लेना है, तो 2 लेना है तो 2 पर लगाएंगे हम बंद अंतराल। ठीक है, 4 नहीं लेना तो इस पर खुला अंतराल, यूनियन 4 से लेकर के अनंत तक है। इसके साथ साथ बच्चों हमें -1 भी लेना है तो -1 भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास x का मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेवी वक्र विधि की सहायता से इन चरणों का उपयोग करके असमीकाओं को हल करते हैं। ओके बच्चों, चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके सामने मान लो ये दे रखा है। ठीक है, आपको इसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जीरोज निकालोगे, तो जीरोज हो जाएंगे 3 और 7। ठीक है, पोल्स यहाँ पर कुछ है ही नहीं, संख्या रेखा पर जीरोज और पोल्स को रख दिया। अब लगाओगे आप प्लस माइनस के चिन्ह और उस बिंदु पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करोगे जिसकी घात सम हो। तो यहाँ पर सबकी घात विषम है तो सब जगह चिन्ह बदलेगा, तो प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, ऋणात्मक वाला चाहिए, तो ऋणात्मक वाला ही हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो जीरो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 से लेकर के 7 तक। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक ये देखो, यहां पर देखो क्या होगा, सबसे पहले जीरोज ज्ञात करो, तो जीरोज आ जाएंगे 1 और 2। पोल्स ज्ञात करो तो पोल्स आ जाएगा 3। संख्या रेखा पर इनको निरूपित करो तो 1 2 3। अब देखो किसी की घात सम है क्या, नहीं, किसी की घात सम नहीं है, अच्छी बात है। अब प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, मतलब जीरो शामिल करने हैं। जीरोज क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 मुझे शामिल करने, 3 शामिल नहीं करना है क्योंकि 3 पोल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी धनात्मक वाला चाहिए, तो एक तो ये क्षेत्र होगा और एक होगा ये वाला क्षेत्र। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 लेना है, 2 भी लेना है, यूनियन 3 नहीं लेना है और अनंत तक जाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो आपके सामने ये एक बड़ा सा असमीका दे रखी है और आपको इसका हल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप जीरोज निकालो, तो जीरोज आ गए 1 2 और 3। पोल्स निकालो, पोल्स आ गए 4 और -1। संख्या रेखा बनाई, इनको निरूपित कर दो, -1 1 2 3 और 4। जिसकी घात सम है उसके नीचे स्टार बना दो, तो 3 पर सम है
-1 पर सम है, -1 पर सम है, 3 पर सम है, यहाँ पर स्टार बना दिया। प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस यहाँ नहीं बदलेगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो 0 शामिल करने हैं, तो 1 होगा शामिल, 2 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा, 4 और -1 शामिल नहीं होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब धनात्मक वाला चाहिए। धनात्मक वाला क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, यूनियन 4 से लेकर अनंत तक। तो इस प्रकार से बच्चों हम वेवी वक्र विधि की सहायता से असमीकाओं को हल करते हैं। ठीक है, नहीं आया बच्चों समझ में? चलो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो बच्चों, यदि आपको इस दी गई असमीका को हल करना है, ठीक है, मैं चलो ये सब चीजें मिटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यदि आपने ये समझ लिया ना, तो आपको प्रांत और परिसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीरोज ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, जीरोज ज्ञात करने। अब जीरोज कैसे ज्ञात करोगे, अंश को शून्य के बराबर करके। ठीक है, तो पहला चरण अंश को 0 के बराबर करोगे, तो यहां पर हो जाएगा x - 1 गुणा x - 3 का वर्ग गुणा x - 2 की घात 3 बराबर 0। तो यहां पर आपके पास x बराबर 1, 2 और 3 आ जाएंगे। ये पहला स्टेप आपको समझ में आया? पहला स्टेप बच्चों आया समझ में आपको? बताइए मुझे, ये पहला स्टेप समझ में आया कि कैसे हम जीरोज ज्ञात करेंगे? आ गया प्रत्येक बच्चों को समझ में? ठीक है, ओके। इसके पश्चात दूसरे स्टेप में हम पोल्स ज्ञात करेंगे। अब पोल्स ज्ञात करने के लिए हम हर को शून्य के बराबर करेंगे, तो यहां पर हमने x - 4 की घात 5 गुणा x + 1 के वर्ग को शून्य के बराबर किया, तो यहां पर x बराबर मिलेगा मुझे 4 और -1। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया बच्चों कि कैसे हम पोल्स ज्ञात करेंगे? हर को शून्य के बराबर करके। ठीक है, हर को शून्य के बराबर करके हम पोल्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप तीसरी स्टेप में। तीसरे स्टेप में बच्चों आपको बनानी है एक संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा के ऊपर आपको इन जीरोज और पोल्स को रखना है। ठीक है, अब संख्या रेखा पर -1 लेफ्ट में आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, तो उनको यहां पे रख देते हैं। -1, 1, 2, 3 और 4, ये मैंने यहां पे रख दिया संख्या रेखा पर। ये आया समझ में आपको? तीसरा स्टेप समझ में आ गया? तीसरा स्टेप बच्चों समझ में आया आपको कि कैसे हमने संख्या रेखा पर जीरोज और पोल्स को रखा? आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जिन पर घात सम है उसके नीचे स्टार बनाना है। तो यहां पर देखो x बराबर 3 पर घात सम है, x बराबर 2 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 4 पर नहीं है, x बराबर -1 पर घात सम है, तो -1 के नीचे एक स्टार बनाया, और x बराबर 3 के नीचे एक स्टार बनाया। ये समझ में आया आपको कि कैसे मैंने स्टार बनाया? समझ में आया बच्चों आपको ये कि मैंने कैसे ये स्टार बनाया है? आगे समझ में? बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद बच्चों हम एकांतर क्रम में दाईं ओर से प्लस माइनस का चिन्ह रखेंगे, और उस बिंदु पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे जहां पर स्टार बन रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार किया प्लस, अब देखो 4 पर स्टार नहीं बन रहा, तो यहां पर चिन्ह बदलेगा, यहां प्लस के बाद हो गया माइनस। ठीक है, अब 3 के नीचे बन रहा है स्टार, तो ये कहेगा कि मैं इस चिन्ह को नहीं बदलने दूंगा, तो यहां माइनस रह जाएगा। अब 2 के नीचे स्टार नहीं है, तो यहां चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 के नीचे स्टार नहीं है, तो यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां -1 के नीचे स्टार है, तो ये कहेगा मैं चिन्ह नहीं बदलने दूंगा, तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह कैसे लगाए मैंने, ये समझ में आया? चिन्ह कैसे लगाए मैंने, ये समझ में आया आपको? समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहां पर देखो उत्तर में प्रश्न में बराबर का चिन्ह है और मैंने आपको बताया कि यदि बराबर का चिन्ह हो तो जीरो शामिल करने हैं। अब जीरोज क्या है मेरे पास, 1, 2 और 3। तो जो शामिल करने उनको थोड़ा गहरा दो, गहरा कलर रख कर दो। तो 1 को कर दिया, 2 को कर दिया और 3 को कर दिया। ठीक है, इनको गहरा दिया। अब पोल्स तो कभी शामिल करने नहीं है, तो जो शामिल नहीं करने उनको होल बना दो। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, समझ में आ गया ये, बहुत अच्छे। अब देखो हमें क्या दिया गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमें प्लस वाला लेना है। तो प्लस वाला देखो कहां पे है, एक तो यहां पर है, एक बच्चों आपका यहां पर है। ठीक है, यहां पर है। अब 1 से 2 के बीच है, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा। अब यहां पर 1 और 2 दोनों शामिल करने हैं, तो शामिल करने हैं तो यहां पर लगेगा बंद अंतराल। ठीक है, यूनियन। इसके अलावा 4 को शामिल नहीं करना, 4 से अनंत तक जाना है। इसके अलावा 3 को शामिल और करना है, तो 3 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका x का मान हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर। तो ऐसे बच्चों आप इसको हल करोगे। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसको और देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो x माइनस 1 है और यहां पर है 3 माइनस एक्स। बच्चों हमने जो असमीकाएं पढ़ी उसमें x माइनस a1 कुछ इस तरीके से था, या फिर x माइनस b1 कुछ इस तरीके से था, बट यहां पर 3 माइनस एक्स है। तो पहले हम इसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए असमीका के दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 गुणा x माइनस 3। अब चूंकि माइनस 1 का गुणा किया है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के 3 तक। तो ऐसे हम वेवी कर्व मेथड का उपयोग करके निम्न असमीकाओं को हल करते हैं। ओके बच्चों, पोल्स कभी भी उत्तर में शामिल नहीं होंगे, जीरोज हमेशा उत्तर में शामिल होंगे। ठीक है, देखो यहां पर हमने पोल्स कभी भी शामिल नहीं किए, -1 और 4 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो पोल्स कभी शामिल नहीं होंगे, जीरोज ही शामिल होंगे। ओके बच्चों, अब देखो प्रांत कैसे निकालोगे। अब प्रांत की बच्चों मैंने आपको परिभाषा बताई कि x के वे सभी संभव मान जिन पर फलन परिभाषित हो, मतलब आपको x के वो मान देखने हैं जो कि परिभाषित हो। ठीक है, तो देखो फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बातें हैं, उनको याद रखना है। पहली बात तो बच्चों ये है कि हर जो है ना वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास अंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा गया हो तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा यदि हमारे पास फलन 1/f ऑफ एक्स के रूप में लिखा गया हो तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इसी से हमारा प्रांत निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो एक ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर है, इसका प्रांत निकालना है, तो इसके लिए x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पहले इसके करेंगे गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बन गई ना असमीका, इसको हल कर लीजिए, आपको x के मान मिल जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत। तो इस प्रकार से आप फलन का प्रांत ज्ञात करते हो। ठीक है, आई थिंक समय ज़्यादा हो गया है, तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे फलनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम फलनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको अगली क्लास में फलनों के प्रांत और परिसर निकालना भी सिखाता हूँ।